गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे हम अक्सर इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो एडुलेज में आपका स्वागत है। ये रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के रूल का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं एंड इंडियंस की फ्रीडम मूवमेंट के भी स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसी मूवमेंट ने आगे चलकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, जो हम आजकल देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे आया? सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक वाइड स्प्रेड अपराइजिंग था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि वो कंपनी आ चुकी थी एंड उसके कुछ एक्शंस हमारे इंडियंस को अच्छे नहीं लगे। सो बहुत लोग कंपनी के अगेंस्ट हुए। इसकी शुरुआत 10 मई को हुई एक्चुअली 1857 में, और मेरठ से हुई इसकी शुरुआत। फिर सिपॉइज यहाँ रिबेलियन स्टार्ट किए, फिर दूसरी जगह गए एंड वेरी सून नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में ये कुछ सब कुछ फैल गया। नाउ ब्रिटिश हिस्टोरियंस इससे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ सोल्जर्स पर था। इसमें सोल्जर्स के साथ साथ सिविलियंस, रूलर्स, पीजेंट्स और कॉमन पीपल भी इन्वॉल्व थे फ्रॉम इंडिया साइड। हमें ये याद रखना है, दो ब्रिटिशर्स साइड से सिर्फ सोल्जर्स आए थे, लेकिन हमारे साइड से सारे लोग गए थे। ऑल काइंड ऑफ पीपल वेर इन्वॉल्व। अब मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ स्पेशल रीजंस थे इस रिवॉल्ट के लिए। इंडियंस कुछ अपोज्ड फील कर रहे हैं एंड उसके कुछ एक्शंस पसंद नहीं आए इंडियंस को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड वो एक्शंस ही कॉजेस बने इस रिवॉल्ट का। ये रिवॉल्ट अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे काफ़ी टाइम से चल रही डिससेटिस्फैक्शन थी। पॉलिटिकल कॉजेस जो है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शामिल थी, जिसके थ्रू कई इंडियन स्टेट्स एनेक्स कर लिए गए। इससे इंडियन रूलर्स काफ़ी एंग्री हो गए। इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ताकि हम देख सकते हैं कि तब बहुत लैंड रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, फिर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि इंग्लिश प्रोडक्ट सेल हो सके। वेल्थ का ड्रेन हो गया, पेजेंट्स और आर्टिशंस दोनों ही सफ़र कर रहे थे। सो दे वर ओनली फोकसिंग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो हो, लेकिन इंडियंस वो क्या करेंगे उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो सोशल और रिलीजियस लेवल पर भी लोगों को लगता था कि ब्रिटिश रिफॉर्म्स उनकी ट्रेडिशंस और बिलीव्स में इंटरफियर कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस सती प्रथा, इस सती प्रथा में वो लोग इंटरफेयर कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये गलत है, कुछ लोग कह रहे क्यों कर रहे हो, बट वी इंडियंस डोंट वांटेड इट, राइट? विडो रीमैरिज, विडो को फिर से शादी करनी चाहिए जो विधवा हो चुकी है। लेकिन इंडियन ट्रेडिशंस में उस टाइम ये हाईली सीरियस इशू था। मिलिट्री में इंडियन सिपाहीज को लो पे मिलता था, फिर प्रमोशंस बहुत कम थे हमारे इंडियंस के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, जो रिजेंटमेंट को और बढ़ावा देती थी। एंड कुछ लोगों को ओवरसीज़ भेजा गया, लेकिन ओवरसीज़ भेजने के पहले हम अगर किसी एम्प्लॉय को हम ओवरसीज़ भेजते हैं, देन वी हैव अ ड्यू प्रोसीडियर। उसको बताया जाता है, उसको एमिनिटीज़ दी जाती है, एंड ही इज़ गिवन अ चॉइस, यू वांट टू गो और यू वांट टू लिव हियर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ नहीं किया, सिर्फ जाओ, कल से तुम्हारी ड्यूटी वहाँ है। इट्स लाइक दैट। कुछ गवर्नमेंट जगह में भी ऐसा होता है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट अराइज। सो हम देख सकते हैं कि रिवॉल्व के अराइज होने के लिए पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे, एंड सोशल रिलीजियस कॉजेज़ भी थे, और उसके ऊपर मिलिट्री कॉजेज़ भी थे। तो आप समझ सकते हैं एक काइंड ऑफ की चेरी था जो टॉप में लग गया। पहले से ही गुस्सा उठ रहे थे, एंड इन सारे कॉजेज़ ने उसे और बढ़ावा दे दिया, जला दिया आग को। तो एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है इस रिवॉल्ट के दौरान, वो है एक एनफील्ड राइफल का कार्ट्रिज इशू। इसमें इमीडिएट कॉज की बात करें तो यही है, इस राइफल के कार्ट्रिजेस को, मतलब जो एक छोटी सी चीज़ होती है, ऐसे ग्रीस करके इसे रखा जाता है। फिर इनके लिए जब अगर ये राइफल यूज़ करना है तो लोगों को दांतों से बाइट करना पड़ता था। एक र्यूमर फैल गई अचानक कि ये कार्ट्रिजेस काव और पिग फैट से ग्रीस्ड है। तो काव मुस्लिम्स के लिए ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म के लिए काव का फैट मुंह से टच करना इज़ रियली बैड, एंड पिग फॉर मुस्लिम्स इट हाईली डिससेटिस्फैक्शनेट। तो ये बात हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को, मतलब हर्ट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों की हर्ट करती है। एंड सिपॉइस ने जब कार्ट्रिजेस यूज़ करने से मना किया तो उन्हें पनिश किया गया कि क्यों नहीं करोगे, और यही से रिवॉल्ट ओपनली स्टार्ट हुई। तो मैंने इसके पहले बताया कि एक केक है जहाँ ऊपर ये छेरी, तो केक ये कह सकते हैं आप लोग, ये वो केक थी जिससे शुरुआत हुई। नाउ अब आउटब्रेक की बात करते हैं मेरठ में और कहाँ से उसकी स्प्रेड हुई। तो मीरठ म्यूटिनी हुई, मेरठ, आई एम सॉरी, मेरठ म्यूटिनी हुई जो पहले शुरुआत की दौर में थी। सिपॉय ने रिवॉल्व किया क्योंकि वो लोग कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं करना चाहते थे, एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को, एंड वो लोग दिल्ली चले गए। फिर बहादुर शाह टू रीस्टेट किए गए सिंबॉलिक लीडर की तरह फॉर दिस रिवॉल्व, एंड दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के अंडर से। देन वी नीड टू स्पीक अबाउट जो मेरठ रिवॉल्यूशनरी मेरठ से शुरू हुई जब सिपॉइज ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया, एंड उसके बाद दिल्ली मार्च कर गए और बहादुर शाह जफर को रिवॉल्ट का एक सिंबॉलिक लीडर डिक्लेयर किया गया, जो मैंने आपको अभी बताया। दिल्ली से रिवॉल्ट जो है वो स्प्रेड हुई धीरे धीरे से, एंड झांसी और अदर रीजन्स विद कानपुर, लखनऊ, यहाँ तक स्प्रेड हो गई। ये रिवॉल्ट प्रॉपरली प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी इससे लोगों को मैसिव सपोर्ट मिला। अब इसके कुछ मेजर इवेंट्स एंड सेंटर्स को देखते हैं। रिवॉल्ट के दौरान अलग अलग सेंटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे। दिल्ली पॉलिटिकल और सिंबॉलिक सेंटर थी। फिर कानपुर में नाना साहिब की लीडरशिप में इंटेंस फाइटिंग हुई। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने लॉन्ग सीज लीड किया, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की ब्रेवरी की वजह से फेमस इंसिडेंट्स हुए। हर रीजन के अपने लीडर्स थे और लोकल इश्यूज थे, जो दिखाता है कि रिवॉल्ट था सोशल, एंड इसका बेस काफ़ी वाइड था। तो इसके की लीडर्स जो पावरफुली शो अप किए इंडिया के लिए, दे इंक्लूड बहादुर शाह जफर जो नॉमिनल हेड बने, भले ही उनके पास एक्चुअल पावर कम थी। रानी लक्ष्मीबाई जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, ये थे झांसी के करेज और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए ये लोग। नाना साहिब ने कानपुर में लीडरशिप ली, और बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में रिवॉल्ट को स्ट्रांग बनाया। इसके अलावा कुनवार सिंह ने बिहार में काफ़ी एडवांस्ड एज में भी रिवॉल्ट लीड किया, जो उनकी डेडिकेशन दिखाता है। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, बिकॉज वी नो दिस वॉज नॉट द लास्ट रिवॉल्ट। अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता तो ब्रिटिशर्स तभी भाग जाते। ये फेल हुई, लेकिन क्यों फेल हुई? ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? दलाल। अब वो बाद में पता होगा। इतनी इंटेंसिटी के बावजूद रिवॉल्ट फेल हो गया, और उसके कई रीजंस थे। सबसे बड़ा रीज़न था लैक ऑफ यूनिटी एंड सेंट्रल लीडरशिप। सेंट्रल इंडिया तक ही ये लिमिटेड रहा, और नॉर्थ की तरफ बाकी पार्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट मच इन्वॉल्व्ड।
एज इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स के पास बेटर वेपन्स थे, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। साथ ही कुछ इंडियन रूलर्स जैसे सिख्स और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया, जिससे रिवॉल्ट और वीक हो गया। तो उनके लिए ही मैंने ये एक्चुअली फ़ोटो डाली है। सो दलाल। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इमीडिएट आउटकम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो थोड़ी देर के लिए, मतलब इट वाज गॉन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इंडिया का रूल कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन की तरफ चला गया एंड द ब्रिटिशर्स वर नाउ रूलिंग इंडिया, नॉट द कंपनी। रिवॉल्ट का ये एक मेजर रीज़न था। 1858 में इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया एंड उस आर्मी को कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसी रिवॉल्ट्स ना हो। रिवॉल्ट्स ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन इसने पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट की और इंडियन नेशनलिज्म के सीड्स प्लांट किए, जो आगे चलकर फ्रीडम मूवमेंट में कन्वर्ट हुए एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ फ्री इंडिया टुडे। अब अगर समाप्ति की तरफ चले तो हमें याद रखना चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस डिससेटिस्फैक्शन का एक कंबाइंड एक्सप्रेशन था। चाहे रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया गया हो, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बनता है जो यूपीएससी के लिए बहुत, नॉट ओनली यूपीएससी, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसने फ्यूचर जनरेशन्स को इंस्पायर किया और इंडिया के लोगों के जो लॉन्ग स्ट्रगल अपकमिंग थी, मतलब आने वाली थी फॉर फ्रीडम फाइटिंग, उसे बढ़ावा दिया एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट किया फॉर द माइंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश कर सके एंड अपने हक के लिए खुद लड़ सके। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।